आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम 23वें लेक्चर पे आ गया। बस 2 लेक्चर और बचे हैं। हम अफगान वॉर को देखेंगे और अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे। तो इसमें हम वियतनाम वॉर की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो वहाँ से स्टडी ग्लोस का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। वियतनाम वॉर क्या था दोस्तों? ये 1954 से लेकर 1975 तक चला। 21 साल तक चला। आप समझ सकते हैं। इसको इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। टोटल 3 इंडो चाइना वॉर हुए हैं। सबसे पहले तो जो पहला इंडो चाइना, तीनों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले दूसरे को तो दूसरे वाले को तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो वियतनाम वॉर था, इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकन वॉर, अमेरिकन वियतनाम वॉर, और सेकेंड इंडो चाइना वॉर 1954 से लेकर 1975 तक। ये वाला जो वॉर था, अमेरिका को समझा जाता था कि अमेरिका इज इनविंसिबल, इसको हराया ही नहीं जा सकता। जैसे एक समय ब्रिटिशर को समझा जाता था ना कि इनकी आर्मी को हराया नहीं जा सकता, वैसे ही अमेरिकन को समझा जाता था। लेकिन इस वॉर में अमेरिका हार गया। ये पहला वॉर है जिसमें अमेरिका हारा। अभी अफगानिस्तान में भी यही हुआ है, सेम चीज यही हुई है। हालांकि अफगानिस्तान का थोड़ा सा डायनेमिक्स अलग है, वहां पे कम्युनिज्म की लड़ाई नहीं है। लेकिन अमेरिका अब अपनी फोर्स को विड्रॉ कर रहा है। अमेरिका यही करता है, वो एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अभी प्रेजेंटली बात करें तो अब तो चाइना ज्यादा दबदबा बना रहा है, लेकिन अमेरिका कहीं पे घुस तो जाएगा, निकलने में उसके पसीने छूट जाते हैं। अफगानिस्तान में यही हुआ। तो वियतनाम वॉर में भी अमेरिका हारा तो नहीं, मतलब हम ये नहीं कह सकते, टेक्निकली तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका हारा, लेकिन जीता भी नहीं। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। वियतनाम एक बहुत ही छोटा सा देश, अमेरिका हर चीज में सुपीरियर, लेकिन उसके बावजूद उनके जो बड़े बड़े हथियार, बॉम्ब्स, गन्स, वो कोई काम नहीं आया। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिकन इसी लड़ाई में मारे गए हैं। 60,000 के करीब अमेरिकन इस लड़ाई में, अमेरिकन सोल्जर्स इस लड़ाई में मारे गए। पागल हो गए थे अमेरिकन सोल्जर्स। कॉन्स्क्रिप्शन को मतलब कॉन्स्क्रिप्शन था उसमें, उस समय क्या था कि जो भी मेल मेंबर है, जो बड़ा हो गया है, 18 साल से ऊपर है, उसको आर्मी में आना है। कॉन्स्क्रिप्शन से, इस चीज से बचने के लिए अमेरिकन कनाडा भाग जाते थे, कोई ना कोई बहाना बना देते थे। तो ऐसा असर था वियतनाम वॉर का। ठीक है, तो हम जानेंगे वियतनाम वॉर क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 30 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें जाने गई। तो ये पहले आप वियतनाम देख लीजिए दोस्तों। ये आपको छोटा सा, ये फ्रेंच इंडो चाइना रीजन है। ठीक है, लाओस, कंबोडिया, ये वियतनाम। मैं आपको दिखा देता हूं मैप, ये देखिए, ये बढ़िया। ठीक है, ये आप देखिए, ये पहले बड़े मैप में देखिए, ये वाला एरिया चाइना से बिल्कुल नीचे। अब देखिए, आइए, ये है आपका ऊपर चाइना, ठीक है, और ये है आपका वियतनाम। ये बगल में लाओस, ये कंबोडिया, ये आपका इंडो चाइना रीजन है। ठीक है ना, समझ गए? तो वियतनाम आप देख सकते हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? चलिए मुझे अभी बताइए कि वियतनाम, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वियतनाम की कैपिटल क्या है। ठीक है, ये है आपकी 17th पैरेलल लाइन। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये वाली, इसको कह रहे हैं हम 17th पैरेलल लाइन। ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, ये नीचे साउथ वियतनाम है, ये वाला साउथ वियतनाम, और ऊपर वाला नॉर्थ वियतनाम, इसको जो है वो डिवाइड करती है। ठीक है, अब अगर हम फ्रेंच इंडो चाइना की बात, मतलब इंडो चाइना की बात करें, तो ये फ्रांस के कंट्रोल में था। ये वाला जो लाओस, थाईलैंड, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं ना, कंबोडिया और वियतनाम, ये वाला एरिया ये फ्रांस के पास था। ठीक है, फ्रांस ने 1887 से लेकर 1941 तक यहां पे रूल किया। ठीक है, तो फ्रांस की कॉलोनी था, एक तरीके से फ्रांस के पास था, पूरा फ्रांस ये रूल करता था। लेकिन 1941 में जापान ने इन्वेड कर दिया। आपको पता ही है, एशिया में जापान का दबदबा, जितने ब्रिटिश के पास रीजन थे और जितने फ्रांस के पास रीजन थे, एक के बाद एक जापान ने छीन लिए। उसमें वियतनाम भी आता था। ठीक है, अब 1945 में जापान हार गया। अब क्या हुआ, फ्रांस के पास, अब ये वियतनाम दिया किसको जाए? तो फ्रांस के पास इतने समय से था, फ्रांस ने बोला कि हमको दे दो। तो फ्रांस यहां पे दोबारा आ गया। ठीक है, फ्रांस जो है वियतनाम में दोबारा आ गया, और शुरू होता है फर्स्ट फ्रेंच इंडो चाइना वॉर, जिसको फर्स्ट इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं, जो फ्रांस और वियतनामी फोर्स के बीच में था। आप समझ रहे हैं? तो फर्स्ट इंडो चाइना वॉर जो है, ये 1946 से लेकर 1954 तक चला, और फ्रांस हार गया। ये किसी ने नहीं सोचा था। वियतनाम ने फ्रांस को हरा दिया। हुआ क्या था दोस्तों, कि जब जापान को हराया था, ठीक है, वियतनामी फोर्सेस ने, वियतनाम के जो लोग थे, ठीक है, वहां के लोग ही लड़ रहे थे। जब जापान को हराया था तो 2 लीडर्स थे। ठीक है, एक थे हो चिन मिन,
याद रखिएगा इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है हो ची मिन, जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, कि ये कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, और सबसे बड़े लीडर थे ये वियतनाम के हो चिन मिन। और हो ची मिन को चाइना और सोवियत का पूरा सपोर्ट था। भाई जाहिर सी बात है ना, जो कम्युनिस्ट होगा उसको चाइना और सोवियत तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ वियतनाम में थे। हो ची मिन जो थे वो नॉर्थ वियतनाम में थे। और जब फ्रेंच इंडो चाइना वॉर चल रहा था तो एम्परर बाओ डाई, जो कि कम्युनिस्ट के खिलाफ थे, उसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, और ये साउथ में चले गए थे। आप समझ रहे हैं, ये साउथ में चले गए थे। तो एक थे आपके कौन, हो ची मिन, और दूसरे थे आपके एम्परर बाओडाई। एम्परर बाओडाई जो थे वो साउथ वियतनाम को, इस वाले वियतनाम को कंट्रोल कर रहे थे, ये वाला जो वियतनाम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये 17th पैरेलल लाइन, और ये वाले वियतनाम को बाओडाई कंट्रोल कर रहे थे, और ये नॉर्थ वाले को ये हो ची मिन जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। ये चीज आप समझे, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ की जो कैपिटल था वो था हनोई, और इधर साउथ वियतनाम की जो कैपिटल था वो था साइगॉन। और साइगॉन को आज हो ची मिन बोला जाता है। चलिए, मैंने कैपिटल तो बता ही दिया, लेकिन आपको बताना है वियतनाम की कैपिटल क्या है इस समय, वियतनाम की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये, तो अब क्या है कि जैसे ही जापान हारा तो तुरंत फ्रांस आ गया, और फ्रांस ने इधर एम्परर बाओ डाई को क्या, साउथ वियतनाम में कंट्रोल दे दिया, और नॉर्थ में हो ची मिन तो थे ही। हो ची मिन चाहते थे कि पूरा वियतनाम एक हो, दोनों ही चाहते थे, बाओ डाई भी और हो ची मिन भी, कि पूरा वियतनाम जो है वो एक हो, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ वाला जो वियतनाम है उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बोला गया, हो ची मिन को प्रेसिडेंट बना दिया गया 1945, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस घुस गया, है ना, और फ्रांस ने एम्परर बाओ को साउथ वियतनाम का जो वहां पे साउथ वियतनाम था उसको कंट्रोल दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये 1954 तक चलता है। फर्स्ट इंडो चाइना वॉर जो है वो 1946 से लेकर 1954 तक चलता है। ये फ्रांस और वियतनाम में लड़ाई है, ठीक है, फ्रांस और नॉर्थ वियतनाम में। और टू दी सरप्राइज, क्योंकि चाइना और सोवियत जो है वो इधर वियतनाम को, और पैरेलली कोरिया वॉर भी चल रहा है, कोरियन वॉर भी चल रहा है 1950 से लेकर 1953 तक। तो कोरियन वॉर में तो आपको पता ही 1953 में स्टेलमेट हो गया था, ठीक है, 38 पैरेलल लाइन। पिछले लेक्चर में मैंने कोरियन वॉर डिस्कस किया है। ये जैसे ही कोरियन वॉर खत्म हुआ, वियतनाम वॉर तो चल ही रहा था, फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, वैसे ही अमेरिका ने वियतनाम को, मतलब अमेरिका वियतनाम में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अमेरिका का इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, अमेरिका बिल्कुल दूर था, अमेरिका को क्या लेना देना। ये वॉर बेसिकली वियतनाम के लिए था। पहले फ्रांस को, वियतनाम की, नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेज ने पहले फ्रांस को हराया, ठीक है। और 1954 में ये पूरा इंडो चाइना जो रीजन है, फ्रांस यहां से चला गया, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही फ्रांस गया, हो चिन मिन ने ये नॉर्थ वियतनाम में पूरी पावर ले ली, ठीक है। और उसके बाद इधर साउथ वियतनाम था, ठीक है, यहां पे बकायदा जेनेवा एकॉर्ड साइन हुए, ठीक है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 17th पैरेलल लाइन जो है वो बीच में, जैसा अभी मैंने बताया ना कि वो इधर ये कहते हैं कि ये 1954 में वियतनाम को बांट दिया गया, 17th पैरेलल लाइन, साउथ वाला ऐसा साउथ वियतनाम, नॉर्थ वाला नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1954 में हुआ, है ना। अब हो ची मिन क्या चाहते थे, हो ची मिन चाहते थे कि ये जो पूरा वियतनाम है ये एक हो जाए, मतलब साउथ वाला एरिया भी हम ले ले। अगर दोस्तों अमेरिका जीत जाता, जैसे कोरिया में हुआ था, कोरिया में क्या हुआ था कि स्टेलमेट हो गया था, और साउथ कोरिया आज कैपिटलिस्ट नेशन है, आप देख रहे हैं, साउथ कोरिया में बहुत समृद्धि है, वहां डेमोक्रेसी है। तो साउथ वियतनाम में भी उस समय यही होता। अगर अमेरिका जो है, अमेरिका का दबदबा कायम रहता, या अमेरिका का किसी तरीके का स्टेलमेट या एग्रीमेंट डेवलप वहां पे साइन कर लेता, तो समझ लीजिए साउथ वियतनाम अलग होता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने बताया ना कि अमेरिका ने अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया। तो ये 1954 में 17th यहां पे जेनेवा एकॉर्ड साइन हुए, और बाकायदा वियतनाम को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही साउथ वियतनाम को अलग किया गया, और उसके बाद बाओ जो थे वो साउथ में लीडर थे, एम्परर बाओ, ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रो फ्रेंच थे, ठीक है, और ये एंटी कम्युनिस्ट थे। तुरंत ही बाओ को हटा के एक बहुत बड़े, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन नो डियम वहां पे आ गए। आप समझ रहे हैं, नो डियम जो है वो, उन्होंने एम्परर बाओ को हटा के अपनी सत्ता ले ली। तो अब अगले 21 सालों तक इन दो लीडर्स के बीच में लड़ाई है। कौन से, नॉर्थ वियतनाम को लीड कर रहे हैं हो ची मिन वर्सेस साउथ वियतनाम, जिसके कौन लीडर हैं, नो डियम, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है। हालांकि 1970 में हो ची मिन का देहांत हो गया था।
तो अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को डर था कि यार ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, साउथ वियतनाम को बोला गया रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। अमेरिका को डर था कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका डोमिनो इफेक्ट में मान रहा था कि अगर एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। कम्युनिज्म को फैलने से रोकना। और उस समय कम्युनिज्म जो है, आज आपको लग रहा है कि चलिए अब तो कम्युनिज्म, कोई कम्युनिस्ट नेशन बचा ही नहीं, प्रॉपर कम्युनिज्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय ये विचारधारा बड़ी अट्रैक्टिव थी, ठीक है। और 1950 और 60 में ये कम्युनिज्म हर तरफ फैल भी रहा था। तो अमेरिका को डर था कि अगर कम्युनिज्म फैल गया, क्योंकि इधर क्यूबा में भी क्यूबन रेवोल्यूशन आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अमेरिका ने 1954 में, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने अपनी फौज भेज दी, ठीक है। और सीआईए 1954 से ही एक्टिव हो गई। जो भी वियतमिन, मतलब ये नॉर्थ वियतनाम का जो भी सिंपथाइजर था, उसको पकड़ा। 1 लाख लोगों को यहां पे अरेस्ट किया और उनको भयानक टॉर्चर किया, जो कि वियतनामीज कम्युनिस्ट थे। आप समझ रहे हैं ना, नॉर्थ वियतनाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ वियतनाम में पूरा कम्युनिज्म है, यहां के लीडर है हो ची मिन। साउथ वियतनाम में क्या है, साउथ वियतनाम, अमेरिका पूरा साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अमेरिका के जो, मतलब साउथ वियतनाम के जो लीडर है वो नो डीएम, ठीक है। तो अमेरिका साउथ वियतनाम को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि कम्युनिज्म नहीं फैलने देंगे। और नॉर्थ वियतनाम चाह रहा है कि पूरा साउथ वियतनाम हमारे कब्जे में आ जाए, पूरा वियतनाम एक हो जाए। ये आप समझ रहे हैं। हालांकि दोनों ही लीडर चाहते थे। तो दोस्तों, वियतकॉन्ग की स्थापना होती है, जिसको नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी बोला जाता है। वियतकॉन्ग कौन थे? देखिए, फ्रांस को नॉर्थ वियतनामीज ने, हो ची मिन की जो ये आर्मी थी, इन्होंने बहुत दर्द दिया, ठीक है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध करते थे। एक्चुअली वियतनाम में लड़ना बड़ा मुश्किल है। वियतनाम में आपको पहाड़ मिलेंगे, वियतनाम में आपको वो जो टेरेन है वहां पे जंगल ही जंगल है, ठीक है। वियतनाम में आपको जंगल के बीच में नदियां मिलेंगी, दलदल मिलेंगे। तो वियतनाम में लड़ना बहुत 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 मुश्किल है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है। अब वियतनाम के तो लोग जो वियतनाम में रहते थे, ठीक है, वो ज्यादा वहां पे अर्बनाइजेशन नहीं था, वहां के गांव के लोग थे। और गांव के लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट को, क्योंकि कम्युनिस्ट उनको ये बताने में कामयाब हो गए थे, ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि ये जो अमेरिकन है ये आपको सब कुछ छीन लेंगे। तो जो पूरी सप्लाई आ रही थी कम्युनिस्टों को, ये इधर चाइना और सोवियत तो हथियार दे ही रहे थे, साथ ही साथ गांव का भी बहुत सपोर्ट था वियतकॉन्ग को। तो इस सपोर्ट की वजह से पहले फ्रांस को हराया, गोरिल्ला वॉरफेयर, छापा मार युद्ध, छुप छुप के वॉर किया, फ्रांस की बैंड बज गई, फ्रांस गया। अब अमेरिका की बारी थी। अमेरिका ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अमेरिका को लगा कि छोटा सा देश, वो भी आधा, ये क्या कर लेगा। साउथ वियतनाम तो वैसे ही हमारे पास है, तो ये नॉर्थ वियतनामीज क्या कर लेंगे, वियतकॉन्ग क्या कर लेंगे। लेकिन इन्होंने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। इन्होंने बाकायदा टनल्स खोद डाली थी, ठीक है, जमीन के नीचे घुस गए थे। अमेरिका की जो लड़ाई थी बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गई थी। अमेरिका क्या करता था, अमेरिका खाली एक ही चीज करता था, क्योंकि यहां पे सोल्जर्स भरे ही थे अमेरिका के, लेकिन मुश्किल था लड़ना क्योंकि टेरेन ऐसी थी। तो अमेरिका बमबारी कर देता था। यहां पे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बम बरसाता था। बहुत बमबारी की है यहां पे, और कितने सिविलियंस मारे गए हैं। यहां तक कि केमिकल गैस तक से हमला किया है, ताकि फॉरेस्ट को जलाया जा सके, फॉरेस्ट को साफ कर दे ताकि क्लियर व्यू मिल सके, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अमेरिका ने यहां पे बहुत वॉर क्राइम्स किए हैं, बहुत सिविलियंस की, काफी सिविलियंस की जान गई। मिलाई मसाकर जो है वो अमेरिका पे एक दाग है, ठीक है, कि कैसे अमेरिकन फोर्सेस ने सिविलियंस को, एक पूरा गांव था मिलाई, पूरा साफ कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता था कि अगर कोई, अमेरिका पूरे गांव को जला देता था, बमबारी करता था, यहां पे बहुत सारे गांव जो है वो खत्म हो जाते थे। तभी 30 लाख सिविलियंस मारे गए। अरे भैया, उस समय वियतनाम की कोई पॉपुलेशन थोड़ी ना थी, ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन 30 लाख वियतनामीज इस वॉर में मारे गए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जो है वो वियतकॉन्ग को हरा नहीं पाया, क्योंकि इनको पता था कि अमेरिका लड़ेगा कैसे, अमेरिका खाली बॉम्ब गिराएगा, और इनके सोल्जर्स को कोई ज्यादा मालूम तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, जंगलों में ट्रैप्स बिछा देते थे, बूबी ट्रैप्स बिछा देते थे। जैसे ही अमेरिका का किसी का पैर लगता था वही खत्म हो जाता था, ठीक है। तो ये लोग ट्रैप्स बिछाने में माहिर थे, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई जंगल में है। और नीचे पूरी टनल खोद डाली थी, जमीन के नीचे घुस जाते थे। अमेरिका, जैसे अमेरिकन जो है वो जंगल में जा रहे हैं, एकदम से वियतकॉन्ग बाहर आए टनल से, मारा अमेरिकन को, वापस टनल में चले गए। और जब अमेरिकन टनल्स में गए तो अमेरिका को कुछ मिलता ही नहीं था, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ टनल्स थी, भूल भुलैया जिसको आप कहते हैं। बहुत मुश्किल था वियतकॉन्ग को हराना, ठीक है। और ये अमेरिका को 1970 में जाके पता चला कि बहुत मुश्किल है भैया, अपनी ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर लो। ये आप समझे, वेरी गुड। तो जब अमेरिका जो है, अमेरिका ने जब इंटरवेंशन किया, अमेरिका यहां पे लड़ने लगा, तो फिर उसके बाद हो चिन मिन ने पूरा ये हम देखते हैं कि इधर
ऑफेंसिव पे चले गए। ठीक है, हो ची मिन ने बोला अपनी फौज को, वियत कॉन्ग को, नेशनल लिबरेशन फ्रंट को कि मारो। ठीक है, बिल्कुल ऑल आउट लड़ाई करो। और फिर हम देखते हैं कि लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब 1960s में जॉन एफ कैनेडी आ गए। अब 1960 में दोस्तों आपको पता है क्यूबा में भी रेवोल्यूशन आ गया था, तो और ज्यादा डर। अब क्या करें, ये तो यहां पे कम्युनिज्म फैलता जा रहा है। तो 1961 में लगभग 16,000 फौजी जो थे वो वियतनाम गए। शुरू में ये जो आंकड़ा है फौजियों का बहुत ही कम था। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ता गया। 1970 आते आते दोस्तों 5 लाख सोल्जर जो थे वो वियतनाम में थे अमेरिका के। आप समझ सकते हैं, आप सोचिए कितना ज्यादा है। तो 1961 में हम देखते हैं कि 16,000, थोड़ा सा 20,000 हो गए 1962, लेट 1962 मतलब 1960 अर्ली 1963 में, जनवरी फरवरी 1963 तक ये 20 से 25,000 हो गए सोल्जर जो है, ठीक है, वियतनाम में। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि अमेरिका को बहुत ज्यादा डर था। ठीक है, क्योंकि वियत कॉन्ग को एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही थी। अब यहां पे अमेरिका को कोई ऐसी चाल चलनी थी जिससे वो डायरेक्टली वॉर में शामिल हो सके। ठीक है, तो कुछ हफ्ते पहले जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन से पहले 1963, क्योंकि उस समय 1961 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बन गए थे, क्या हुआ कि एक इंसिडेंट होता है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये देखिए गल्फ ऑफ टोंकिन है कहां, यहां पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये इंसिडेंट क्या था, ये फेक इंसिडेंट था बेसिकली। तो कैनेडी के असैसिनेशन के बाद अगस्त 1964 में क्या हुआ, ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की टॉर्बिडो बोट्स थी उसने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को अटैक किया। ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिन में। अब दोस्तों ऐसा है कि 1964, 1963 जब जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट किया गया था तो उसके बाद प्रेसिडेंट आ गए थे लिंडन बी जॉनसन। लिंडन बी जॉनसन जो थे वो कैनेडी के सक्सेसर थे। अब दोस्तों लिंडन बी जॉनसन, देखिए ये एक फेक इंसिडेंट था। ठीक है, अमेरिका चाहता था कि वॉर में कूद जाए। देखिए आप वॉर में कैसे कूद सकते हैं, आप वॉर में तभी कूद सकते हैं, आप किसी भी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व तभी हो सकते हैं कहीं अनस्टेबिलिटी है या कहीं सिविल वॉर है, उसमें अगर आपको इन्वॉल्व होना है या तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होइए, जिसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ठीक है, आप इधर सप्लाई करिए, जैसे चाइना और सोवियत कर रहे थे, वो नॉर्थ वियतनाम को सप्लाई दे रहे थे लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। वो पूरी दुनिया को ये नहीं बता रहे थे कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उनकी फौजें जो हैं वो जाके नॉर्थ वियतनाम में नहीं लड़ रही थी, उनके सोल्जर नॉर्थ वियतनाम में नहीं थे, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता। तो अमेरिका ने क्या किया, आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जब दूसरा देश आपके ऊपर अटैक करे। तो अगर दूसरा देश आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है तो आप खुद से अटैक करवा दो, आप खुद से ही बकायदा प्लानिंग करके अटैक करवा दो और इंजाम डाल दो दूसरे देश में किसी ने अटैक किया। यही अमेरिका में, यही गल्फ ऑफ टोंकिन जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट था। ये लिंडन बी जॉनसन, अब दोस्तों इस पे हालांकि खबरें हैं कि सही था, लेकिन 99% ये पूरा फेक इंसिडेंट था, क्योंकि यहां पे टॉर्पीडो बोट्स ने अटैक किया अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को। और अमेरिका ने बोला, लिंडन बी जॉनसन ने बोला, यार ये तो बहुत गलत हो गया है, नॉर्थ वियतनामीज ने हम पे अटैक कर दिया। और तुरंत गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है और उसके बाद अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। अब अगले 10 सालों तक अमेरिका देखिए कैसे फंसेगा। सबसे पहले 1965 में जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ, लिंडन बी जॉनसन को कुछ भी अंदाजा नहीं था, वियतनाम में अमेरिकन को भेजना शुरू कर दिया। 1965 आते आते 1,75,000 शुरुआत हुई थी। जून 1965 में 82,000 अमेरिकन को भेजा। उसके बाद 1 लाख और अमेरिकन को भेजा। दिसंबर 1965 आते आते 1,75,000 अमेरिकन जो है वो वियतनाम में लड़ रहे थे। ठीक है, साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि वियत कॉन्ग से लड़ना बहुत 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 मुश्किल था। ठीक है, उनको पता चल गया था, अमेरिकन सब इतने टाइम से यहां पे थे कि उनको पता चल गया था कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया। हालांकि अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड ये सब भी सपोर्ट कर रहे थे, साउथ कोरिया सब सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मेनली यहां पे जो आर्मी थी वो अमेरिका थी, अमेरिकन थी। अब हुआ क्या दोस्तों कि अमेरिका लड़ तो रहा था, 1965 से ही सब शुरू हुआ। जो प्रॉपर वॉर है जो हम देख रहे हैं, हालांकि 1954 से चल रहा था, इसको सेकेंड इंडो चाइना वॉर। अब 1954 से लेकर 1975 तक ये सेकेंड इंडो चाइना वॉर है। आप समझ रहे हैं, इसमें अमेरिका और वियतनाम आपस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडो चाइना वॉर क्या, फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 से लेकर 54 तक। सेकेंड इंडो चाइना वॉर 1954 से लेकर 1975 तक। ठीक है, अमेरिका और वियतनाम के बीच में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए अमेरिकन सोल्जर्स तो वियतनाम में थे, लेकिन ये खबरें आती थी, ये तस्वीरें आती थी कि अमेरिका के सोल्जर जो है वो मारे जा रहे हैं।
परिवार के जो लोग हैं, जब लाशें आती थी ना अमेरिका वापस, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो सोल्जर्स थे, कोई 23 साल का था, 25 साल का था, ये लाशें जो है वो वापस आ रही थी। अमेरिकन सोल्जर्स बहुत घबरा गए थे। अमेरिकन सोल्जर्स चाहते थे कि ये वॉर किसी तरीके से खत्म हो जाए। कुछ तो वहां पे रह के पागल हो गए थे, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर्स, बहुत लोगों को पीटीएसडी हो गया था, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत लोगों ने ड्रग यूज बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, और बहुत अमेरिकन सोल्जर्स ने तो अपने सीनियर्स को मारना शुरू कर दिया था। मतलब अमेरिका की जो फौज थी, जो सोल्जर्स थे, वो ही नहीं चाह रही थी कि वॉर आगे बढ़े। इतनी बुरी कंडीशन थी, वहां पे कुछ रहने लायक नहीं है। वियतनाम में उस समय नहीं था। मैंने बताया ना, जंगलों के अंदर हम देखते हैं कि गांव बसे हुए थे, और जंगल भी दोस्तों, वहां पे जंगलों के बीच से बहुत बड़ी बड़ी नदियां, दलदल, बहुत मुश्किल था, और उस दलदल में घुस के अमेरिकन सोल्जर्स को जाना पड़ता था। जो वियतनामीज थे वो तो इसके यूज टू थे, लेकिन अमेरिकन तो थे नहीं। कितने अमेरिकन तो बीमारी से ही मर गए, ठीक है, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कितने अमेरिकन ऐसे मर गए। तो अमेरिकन पागल हो चुके थे। ये तो वही बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि अमेरिका जो है, जो वियतनामीज हैं उनके पास, उनके साथ बर्बरता कर रहा था। मैंने बताया ना कि अगर 4-5 वियतकॉन्ग के लीडर्स को मारना है, 4-5 वियतकॉन्ग को मारना है, और अगर पता चल गया कि ये लोग वियतनाम के इस गांव में हैं, तो पूरे गांव को ही अमेरिका बर्बाद कर देता था। बहुत बमबारी करता था अमेरिका। सिविलियंस मारे जा रहे थे, बच्चे मारे जा रहे थे, बूढ़े मारे जा रहे थे। बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई दोस्तों इस वॉर के दौरान। अब अमेरिका में दोस्तों ये तो है कि रियल डेमोक्रेसी है। 1967 में आते आते अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट होने लगे कि हम ये सब बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। आप समझ रहे हैं? और लिंडन बी जॉनसन की कुर्सी अब खतरे में आ गई। ठीक, 1969 में होने वाले थे इलेक्शन। रिचर्ड निक्सन ने इसका भरपूर फायदा उठाया, ठीक है, बहुत फायदा उठाया। और रिचर्ड निक्सन जो हैं, रिपब्लिकन पार्टी के थे रिचर्ड निक्सन जो हैं, वो आ गए, वो प्रेसिडेंट बन गए। लिंडन बी जॉनसन को तो वैसे भी नहीं जीतना था। लिंडन बी जॉनसन, जैसा कि मैंने बताया, इतने अमेरिकन को दोस्तों, 5 लाख अमेरिकन 1967 आते आते 5 लाख अमेरिकन जो हैं वो वियतनाम में थे, जिसमें दोस्तों 15,000 से ज्यादा अमेरिकन 1967 तक मारे जा चुके थे, और 1,10,000 से ज्यादा बाउंडेड थे, घायल हो चुके थे। तो अमेरिकन पागल हो गए थे। आप समझ रहे हैं? और इधर जो अमेरिका में बहुत एंटी वॉर प्रोटेस्ट, व्हाइट हाउस के बाहर दोस्तों अक्टूबर 1967 में 35,000 डेमोन्स्ट्रेटर्स ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया कि वियतनाम वॉर, बाहर निकलो, हमें, हमको नहीं लड़ना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर निकलो। अमेरिका की सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा था। और इसका नतीजा यह हुआ कि 1969 में क्या हुआ, अल्टीमेटली लिंडन बी जॉनसन की सरकार चली गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। यह सब हो रहा था, और फिर होता है टेट ऑफेंसिव 1968 में, जनवरी 1968 में टेट ऑफेंसिव। ये टेट ऑफेंसिव क्या था? टेट ऑफेंसिव की बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली नॉर्थ वियतनाम ने अब ये बोल दिया था, अब ये सोच लिया था कि अब मरेंगे, करेंगे या तो मरेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ वियतनाम ने बोला कि बहुत हो गया, साउथ वियतनाम पे जाएंगे। अमेरिकन बेस, अमेरिकन एम्बेसी, जहां पे भी अमेरिका है, जहां पे उसने बेस बना रखे हैं, एक साथ सब जगह अटैक करेंगे। तो यहां पे नॉर्थ वियतनाम, वियतकॉम यूनाइट हुआ, और जहां पे भी अमेरिका था वहां पे अटैक किया। आप समझ रहे हैं? 1968 में, और लगभग 70,000, ये 70,000 डीआरवी फोर्सेस थे, 70,000 लोग गए और एक के बाद एक अटैक करना शुरू किया। 100 से ज्यादा सिटीज में जो साउथ वियतनाम में है, वहां पे जहां जहां अमेरिकन हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल एकदम सरप्राइज अटैक होगा और हम सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेंगे। हालांकि अटैक फेल हो गया, क्योंकि अमेरिका के पास हथियार बहुत ही मॉडर्नाइज्ड थे, और अमेरिकन फोर्सेस भी काफी डिसिप्लिन्ड थी। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका था अमेरिका के लिए, और ये दिखाता था कि अमेरिका बेटा समझ जाओ, है ना, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए लड़ना। ये भले ही एक फेलियर था, एक मिलिट्री फेलियर था, लेकिन ये नॉर्थ वियतनामीज के लिए बहुत 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 ज्यादा ये मोरल बूस्टिंग था। ठीक है ना? और यही टर्निंग पॉइंट था, यहां से वॉर बिल्कुल बदल गया। और जब अमेरिका में लोगों को पता चला, डेमोन्स्ट्रेशन और ज्यादा तेज हो गए, और टेट ऑफेंसिव के बाद 2 लाख और लोगों को भेज दिया अमेरिका ने। लिंडन बी जॉनसन का बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका था, उन्होंने बोला 2 लाख और अमेरिकन को भेजो। अब ये तो फिर अब बहुत ज्यादा मूड खराब होने वाला है।
तो 1969 में रिजल्ट ये हुआ कि लिंडन बी जॉनसन हट गए और रिचर्ड निक्सन आ गए। और रिचर्ड निक्सन ने ये बोला, रिचर्ड निक्सन का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन ही इस पे था कि हम अमेरिकन को वापस निकाल लेंगे, और रिचर्ड निक्सन ने बिल्कुल यही किया। धीमे धीमे करके उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को निकालना शुरू किया। आप समझ रहे हैं? उसके बाद रिचर्ड निक्सन की पॉलिसी थी वियतनामाइजेशन। वियतनामाइजेशन में क्या था कि अमेरिकन तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो साउथ वियतनाम के जो फोर्सेज हैं, जो साउथ वियतनाम में जो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम जो है उसमें जो फोर्सेज है उसको हम ट्रेन करेंगे। अमेरिकन फोर्सेज तो निकल जाएंगे, लेकिन अमेरिकन फोर्सेज यहां पे ट्रेन करेंगी, और उसके बाद ये जो वॉर है ये जारी रहेगा। ये पॉलिसी थी रिचर्ड निक्सन की। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे अमेरिका जो है वो वॉर से निकलने लगा। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों 1968 में, जैसा कि मैंने बताया, मिलाई मसाकर होता है, जब अमेरिका ने छोटे से गांव मिलाई में 400 सिविलियंस को मार दिया गया। और जब ये हुआ दोस्तों तो बहुत मूड खराब हुआ। जब ये फोटोज सामने आई, फोटोज इस समय बहुत आ रही थी क्योंकि टीवी घर घर में पहुंच गया था, मीडिया बहुत एक्टिव था उस समय अमेरिका में। ठीक है, तो फोटोज सामने आ रही थी और अमेरिका का मीडिया बहुत ही आजाद है। तो 2.5 लाख लोगों ने वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट किया और बोला कि अब अमेरिकन ट्रूप्स को वापस आ जाना चाहिए। तो रिचर्ड निक्सन को बिल्कुल इशारा काफी था, तो रिचर्ड निक्सन 1969 में आ ही गए थे। और हम ये देखते हैं कि अब अमेरिका जो है वो विड्रॉ हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सोल्जर्स उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि सोल्जर्स जो थे उन्होंने छोड़ दिया, अपनी आर्मी को छोड़ दिया। मैंने बताया ना सोल्जर्स की क्या हालत थी। अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी आर्मी को ही छोड़ दिया, बोला कि हमको ये वॉर लड़ना ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। बोला, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स ने बोला चलाओ मुकदमा, मरने से अच्छा तो मुकदमा चला दो। ठीक है, कुछ अमेरिकन तो जानबूझ के ये सब करते थे ताकि उनको आर्मी से निकाल दिया जाए। तो बहुत सारे सोल्जर्स को निकाला गया। ठीक है ना, तो ये चीज है। आप देख सकते हैं कि 5 लाख से ज्यादा 1967 से लेकर 73 तक बहुत सारे तो अमेरिकन भाग गए थे कनाडा, ताकि कॉन्स्क्रिप्शन को, ताकि वो आर्मी में शामिल ना हो सके, क्योंकि उस समय ऑर्डर थे कि भैया जो भी काबिल है वो आर्मी में आए, और जबरदस्ती शामिल करते थे अमेरिकन। कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है ना कि आपको कुछ वक्त तक फोर्स में, आर्मी में अपनी सेवा देनी ही देनी है। तो अमेरिकन भाग गए कनाडा, बोला कि भैया हमको नहीं करना है ये सब। आप समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों फिर हम ये देखते हैं कि यहां पे 1970 में बगल में कंबोडिया है, तो कंबोडिया में अलग चल रहा है, वहां पे अलग कहानी चल रही है, उसकी भी अभी थोड़ी मैं कहानी डिस्कस कर लूंगा। तो उधर पे कंबोडिया को भी इन्वेड किया, लेकिन 1973 में अल्टीमेटली पेरिस में मीटिंग हुई। देखिए, हो ची मिन चाहते थे, मतलब हो ची मिन तो 1970 में इनकी तो मौत हो गई थी, लेकिन नॉर्थ वियतनाम चाहता था कि अमेरिका पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाए। हमको टोटल विड्रॉल चाहिए, इसके नीचे हम मानेंगे ही नहीं। अमेरिका चाहता था कि कुछ ऐसी पीस ट्रीटी, जैसे कोरिया में यहां पे हुआ था, मतलब ट्रीटी तो नहीं लेकिन स्टेलमेंट हो गया था ना, साउथ कोरिया अलग है नॉर्थ कोरिया अलग है, तो इस तरीके का कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अमेरिका को यह पता लग गया कि अब हमको हमारा वापस जाना ही सही रहेगा। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1973 में पेरिस पीस एकॉर्ड साइन हुए, और उसके बाद अमेरिका जो है वो एक एक करके उसने अपने सोल्जर्स को निकाला। 1975 आते आते सारे सोल्जर्स, अप्रैल 1975 तक सारे अमेरिका के सोल्जर्स वापस चले गए थे, और अल्टीमेटली अमेरिका जो है ये वॉर हार गया था। अमेरिका जीता नहीं था। ठीक है, अमेरिका ने अल्टीमेटली फोर्सेस 21 साल लड़ने के बाद, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फूकने के बाद अमेरिका को एक ढेला नहीं मिला, कुछ भी अमेरिका को हासिल नहीं हुआ। तो यहां पे वियतकॉन्ग की जीत हुई, और जैसे ही अमेरिकन गए, वियतकॉन्ग ने, नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को भी अपने कब्जे में ले लिया, इन्वेड कर दिया। और 1975 आते आते साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, ये सब एक हो गए। तो वियतनाम पूरा एक हो गया 1976 में, जिसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बोला गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब थर्ड इंडो चाइना वॉर होगा। थर्ड इंडो चाइना वॉर 1976 से लेकर 1991 तक चला। वियतनाम के अंदर भी बहुत लड़ाई हुई। इधर जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था, चाइना ने वियतनाम को इन्वेड कर दिया, तो इधर वियतनाम ने चाइना से लड़ाई की, और इधर बगल में कंबोडिया में बहुत कुछ चल रहा था। 1975 में ही कंबोडिया में पॉल पॉट आ गए थे, फ्रांस छोड़ के कंबोडिया चला गया, पॉल पॉट आ गए। और 1975 से लेकर 1979 तक कंबोडिया में नरसंहार चला है, कंबोडियन जेनोसाइड, जिसको ईयर 0 के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4 साल तक कंबोडिया में नरसंहार चला है। आप वो देखिएगा, मेरे लेक्चर्स उस पर अवेलेबल है। आप देखिएगा कि कंबोडिया में कैसे लोगों को मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। पॉल पॉट की सेना पूरी की पूरी पागल थी। ठीक है,
वो अजीबो गरीब पॉलिसी अपनाते थे, ना कम्युनिज्म ना डेमोक्रेसी, कुछ नहीं, वो हम अपनी पॉलिसी, हम वियतनाम को दोबारा पढ़ाएंगे और उसमें सॉरी कंबोडिया को दोबारा पढ़ाएंगे। और कंबोडिया में 4 साल तक 1975 से लेकर 79 तक लोगों को मारा गया, टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी हालत थी दोस्तों। 1979 में फिर वियतनाम ने कंबोडिया को अपने कंट्रोल में लिया, तो अगल बगल भी वियतनाम जो है वो लड़ाई कर रहा है। तो 1991 तक ये पूरा वियतनाम में, तो आप देख, ये वॉर चली, इसको थर्ड इंडो चाइना वॉर। तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम में अगर वॉर की बात करें तो 1939 से लेकर 1991 तक, इतने समय तक वियतनाम स्टेबल था ही नहीं। ठीक है, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जापान, वियतनाम जापान के पास। और फिर 1945 से लेकर 54 तक फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, 54 से लेकर 75 तक सेकेंड, और 75 से लेकर 91 तक, इतने टाइम, 75 से लेकर 91 तक थर्ड इंडो चाइना वॉर, इतने टाइम तक वियतनाम में वॉर चली है। तो आप ये देखिए, और अब जाके वियतनाम जो है वो स्टेबल हुआ है। फिर 1980s में दोस्तों अमेरिका से भी इनका बढ़िया थोड़ा सा रिलेशन हुआ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, और 1991 के बाद इनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, अब तो सब सही है वियतनाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों वियतनाम वॉर पे। कल हम अफगान वॉर के बारे में देखेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।